Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture. So we are continuing the chapter number 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और इम्पोर्टेंटली फेराडेज एक्सपेरिमेंट। हमने फेराडेज एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें फेराडे ने ये प्रूफ किया था कि हाउ यू कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिज्म। मैग्नेट की मदद से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है और किसी कॉइल में करंट को फ्लो करवाया जा सकता है। 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसे। आज हम कंटिन्यू करेंगे फेराडेज लॉ से, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बेसिकली उन 3 एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड है जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्या कहता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? लेट्स सी। द रिजल्ट्स ऑफ द फेराडेज एक्सपेरिमेंट ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नोन एज द फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन 3 एक्सपेरिमेंट का जो भी कंक्लूजन था, जो भी हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में जो भी ऑब्जर्व किया और उस पर जो डिस्कशन किया, एक्चुअली उसका जो रिजल्ट निकल कर आया वही फेराडेज लॉ बन गए। फेराडेज लॉ क्या कहता है? फेराडेज लॉ कहता है व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, ठीक है, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक एक कॉइल का यूज़ किया था। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस, देन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर कॉइल। अगर किसी कॉइल में जो किसी मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड है, ठीक है, अगर कोई कॉइल जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिससे एसोसिएट हो रहा है, अगर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है डेफिनेटली उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। सेकेंडली फेराडेज लॉ कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस कंटिन्यूस, ठीक है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, या फिर उस कॉइल में करंट फ्लो होती रहेगी जिसे हमने इंड्यूस करंट कहा था। आपने देखा भी था लास्ट एक्सपेरिमेंट में, आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया था कि जब हम मैग्नेटिक कॉइल को या मैं ऐसा कहूँ कि जब हम मैग्नेटिक कॉइल, जिससे हमने मैग्नेटिज्म जनरेट किया है, उसको जब हम किसी दूसरी सेकेंडरी कॉइल के करीब लेके जा रहे थे, ठीक है, तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने वाला जो सेकेंडरी कॉइल से है वो चेंज हो रहा था, तब तक ही करंट फ्लो हो रही थी। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, गैल्वेनोमीटर ने नल दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट तब तक ही उस कॉइल में रहेगी जब तक कि उससे एसोसिएटेड या उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। अगर चेंज होना बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वो चेंज होना बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली उसमें इंड्यूस करंट और ईएमएफ भी बंद हो जाएगा, इट मीन्स वो ज़ीरो हो जाएगा। And the third one is the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Clear? इट मीन्स कि जो मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड का, या फिर हम ऐसा कहें कि इंड्यूस करंट का, इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हमेशा क्वांटिटी ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करेगा जो लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से, या लिंक हो रहा है उस कॉइल से जिसमें करंट को फ्लो होना है, ठीक है। ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं फेराडेज लॉ को। आई एम रिपीटिंग अगेन। पहला स्टेटमेंट ये था कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, will be induced or an electric EMF will be induced in the coil only if the magnetic flux changes, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ही इंड्यूस करंट या करंट इंड्यूस होगी कॉइल के अंदर, या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हमने जो कहा वो ये है कि अगर
या इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट तब तक ही होगी कॉइल में जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। जब फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा ऑब्वियसली वहाँ पर किसी तरह का ना तो इंड्यूस करंट होगा ना ही किसी तरह का इंड्यूस ईएमएफ होगा। एंड द थर्ड थिंग इज दिस कि जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है करंट की और ईएमएफ की वो डिपेंड करेगी फ्लक्स की क्वांटिटी पर कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्ट हो रही है, लिंक हो रही है कॉइल के साथ में। ठीक है, सो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लॉ है, फैराडेज लॉ के नाम से जाना गया, जो ऑब्वियसली किस पर डिपेंड है, जो प्रीवियस 3 एक्सपेरिमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे उसी पर बेस्ड है। अब ऑब्वियसली जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमने किसी पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट को देखा था और उस अरेंजमेंट में जब हमने स्विच ऑन किया था, उस स्विच ऑन जब किया था तो धीरे धीरे फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर कि सपोज इनिशियल फ्लक्स जो है वो 5 है एंड फाइनली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, टाइम इंटरवल टी के बाद जो है वो फ्लक्स 5 है। सो लेट अस कंसिडर the phi1 and phi2 be the values of magnetic flux linked with the coil initially at t equal to 0 and at time t equal to t। ठीक है, इनिशियली जब आपने स्विच ऑन किया है तब सपोज फ्लक्स की जो वैल्यू है वो टाइम t इक्वल टू 0 पर phi1 है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद फ्लक्स की वैल्यू phi2 है। सो टोटल चेंज इन द फ्लक्स कितना होगा, ऑब्वियसली फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, सो ऑब्वियसली ये हो जाएगा phi2 माइनस phi1। सो इट इज़ अ टोटल चेंज इन द फ्लक्स हो गया phi2 माइनस phi1। अब अगर हम रेट कैलकुलेट करना चाहें तो ऑब्वियसली इस चेंजेस को हमें टाइम से डिवाइड करना होगा, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 माइनस phi1 बाई टी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई टी। क्लियर। अब जैसा फेराडेज लॉ कहता है, फेराडेज लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ये ही ईएमएफ इंड्यूस करेगा और ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे ही डिपेंड करेगा। सो ऑब्वियसली अगर हम कहें कि ई इज़ अ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, सो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू phi2 माइनस phi1 बाई टी। तो यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट मिल जाता है फेराडेज लॉ का, बेसिकली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के associated with the secondary coil या associated with the coil in which the current is flowing। अब यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम हटाते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है k, और यहाँ पर k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, यहाँ पर देखिए एक साइन नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ हैज़ गॉट अपोजिंग नेचर। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये अपोजिंग नेचर का होगा। इट मीन्स कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा ये हमेशा फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज कर रहा होगा। ठीक है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट मीन्स कि जब कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ और उसमें चेंजेस हुए तो ऑब्वियसली उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ये फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा। इट मीन्स कि जो फ्लक्स में चेंजेस हो रहे थे उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ और ऑब्वियसली यही अपोज करेगा फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का। ठीक है, तो ये किस तरह से अपोज करेगा, ये ऑब्वियसली जब कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में एक करंट जो फ्लो हो रही थी, ठीक है, उस कॉइल की में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज करेगा। इसको हम बहुत अच्छी क्लियरली आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे लेंज लॉ, उसमें और ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। बट अभी आप इतना याद रखिए कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा, इसीलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ में माइनस सिंबल लगा हुआ है। अब ऑब्वियसली एसआई यूनिट में अगर हम सारी फ्लक्स की एसआई यूनिट्स को कंसिडर करें और टाइम की भी एसआई यूनिट को कंसिडर करें, सो उस केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई इज़ बेसिकली इक्वल्स टू माइनस phi2 माइनस phi1 डिवाइडेड बाई टी। और ऑब्वियसली फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी, सो एसआई ई इज़ मेजर्ड इन द वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ को हमेशा हम मेज़र करते हैं वोल्ट में। phi2 और phi1 मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हमारे पास है वेबर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिख पाएंगे इसे एसआई यूनिट्स में इस तरह से। अब ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो ऑब्वियसली जैसे phi2 माइनस phi1 क्या डिफाइन कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इफ़ डी फाई इज़ अ स्मॉल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द स्मॉल टाइम डी टी, ठीक है, इफ डी फाई इज़ अ स्मॉल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द स्मॉल टाइम डी टी, then this equation becomes E is equals to minus dq by dt।
सो दिस इक्वेशन E इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी या फिर E इज इक्वल्स टू माइनस क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई टी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बेसिकली यू इट इज़ यूज टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, तो इन इक्वेशंस की मदद से हम फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं कॉइल में। देन अब अभी जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जितना भी कैलकुलेशंस हमने देखा वो बेसिकली एक सिंगल टर्न की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली अगर हम किसी कॉइल की बात करें तो किसी भी कॉइल में एक से ज़्यादा टर्न हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सिंगल टर्न की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्न के लिए। ठीक है, सिंगल टर्न के लिए। सो ऑब्वियसली अगर इसे मल्टीपल टर्न्स हो तो सपोज ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी एन टाइम्स हो जाएगा। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो चेंज इन द फ्लक्स है, ठीक है, उसे हम बेसिकली एन टाइम्स कर देंगे यहाँ पर। सो ऑब्वियसली द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल हो जाएगा एन फाई। सो देयर फोर इंड्यूस्ड ई एम एफ रिड्यूस इन द कॉइल हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी एन क्यू। क्लियर, यहाँ पर n टाइम्स हो गया वो इक्वेशन हमारा। फाइनली n जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, बेसिकली एक क्वांटिटी को डिफाइन करेगा, सिर्फ वो सिर्फ एक नंबर को डिफाइन करेगा, इसलिए n यहाँ पर बाहर आ गया और d बाई डी टी हो गया d फाइव बाई डी टी। सो फाइनली यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें डिफाइन हो रही है E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी क्यू बाई डी टी, ये एक पर्टिकुलर कॉइल के लिए, एक पर्टिकुलर सोलेनाइड के लिए यहाँ पर डिफाइन हो रही है। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं फेराडेज लेंज लॉ। फेराडेज लेंज लॉ, इसे फेराडेज लेंज लॉ क्यों कहा? सो ऑब्वियसली इसमें लेंज लॉ भी का भी यूज़ हो रहा है या फिर लेंज लॉ भी डिफाइन हो रहा है। लेंज लॉ क्या होता है अभी हम अगला टॉपिक वही देखने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर फेराडे लॉ से आप लेंज लॉ को भी डिफाइन कर रहे हैं साथ में, इसलिए इसे कहा जाता है फेराडेज लेंज लॉ। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये देखते हैं हम लोग। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला एक्ट्स नॉर्मल टू द कॉइल ऑफ द 50 टर्न्स हैविंग द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एक कॉइल है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस कॉइल में 50 टर्न्स हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ए की वैल्यू मिल गई, हमें यहाँ पर एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू भी मिल गई है, या स्मॉल एन यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल इसे, इसलिए हमने 50 यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू लिखी हुई है। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इफ द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, मतलब कॉइल का जो इफेक्ट है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है कॉइल पर वो 0.1 सेकेंड तक है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कॉइल तक 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.1 सेकेंड तक ही कॉइल से लिंक होगा। यहाँ पर हमें टाइम की वैल्यू दे दी है या फिर चेंज इन द टाइम की वैल्यू दे दी गई है 0.1 सेकेंड। हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से हम, और एरिया भी हमें दिया हुआ है कॉइल का, इन दोनों की वैल्यू से हम सबसे पहले फ्लक्स को कैलकुलेट करें। तो फ्लक्स का जो फार्मूला होता है हमें पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड विद द कॉइल इनिशियली क्या होगा, फाई वन एन बी ए। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, फाई वन की वैल्यू हो जाएगी एन बी ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और एरिया ऑफ द कॉइल। अब एरिया ऑफ द कॉइल यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसे SI यूनिट में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो स्क्वायर मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है इसे और फाइनली ये हो गया 10⁻⁻² स्क्वायर मीटर। सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इनिशियली हमें फ्लक्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 5 वेबर। ठीक है, 5 वेबर। नाउ अब 0.1 सेकेंड के बाद फाइनली जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया तो अब यहाँ पर किसी तरह का फ्लक्स तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली जो फाइनल फ्लक्स होगा φ2 उसकी वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल फाइनली ऑन बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड φ2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करें तो हो जाएगा φ2 माइनस φ1, और φ2 की वैल्यू है 0, φ1 की वैल्यू 5, तो ये हो गया -5 वेबर। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही किसके इक्वल होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम पुटअप कर सकते हैं, फाइनली वैल्यू E इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, और चेंज इन द फ्लक्स डी क्यू कितना है, -5 वेबर हमने वैल्यू पुटअप की, और डी टी की वैल्यू 0.1, और यहाँ पर माइनस सिंबल जो फार्मूले के साथ में वो भी पुटअप कर दिया। सो फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 50 वोल्ट। देखिए किस तरह से अगर हमें कॉइल के बारे में उसके पैरामीटर्स पता हो, अगर हमें उसके उस कॉइल का जो रिंग है उस रिंग का एरिया पता हो, उसका डायमीटर अगर पता हो हमें, ठीक है, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। उस कॉइल के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो उसकी वैल्यू हमें पता हो, ठीक है, और कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमें पता हो, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हमें पता हो कि कितने टाइम इंटरवल के लिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहे हैं इससे,
सो ऑब्वियसली हम उसमें इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल से हमने यही देखा। अब चलिए आते हैं हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ लेंज रूल। लेंज रूल या लेंज लॉ भी कहा जाता है इसे। तो लेंज लॉ बेसिकली क्या कहता है, इट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन द सर्किट। ठीक है, अभी हमने देखा फेराडेज लॉ से कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रखा जाए और मैग्नेटिक फ्लक्स को कंटिन्यूसली चेंज किया जाए तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है। ठीक है, जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। अब इस करंट की अगर डायरेक्शन पता करनी हो हमें, तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करना होगा, तो ऑब्वियसली उस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंज रूल का या लेंज लॉ का यूज़ करना होगा। और लेंज लॉ बेसिकली डिपेंड करता है एनर्जी कंजर्वेशन रूल पर। सो इट इज़ रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट अकाउंट्स फॉर द नेगेटिव साइन अपियरिंग इन द इक्वेशन। ठीक है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है लेंज रूल का वो है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन रूल हम सभी को पता है क्या होता है। इट इज़ बेसिकली इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर एक्चुअली जो लेंज लॉ है वो ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इन्वायरमेंट में आपने किसी कॉइल को रखा हुआ है और अगर आप कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो उस कॉइल में ऑटोमेटिकली एक करंट इंड्यूस हो जा रही है, या फिर एक ऑटोमेटिकली एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ कह रहे हैं। तो ये करंट और ये वोल्टेज जो है वो बेसिकली एक एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली ये एनर्जी कहाँ से आई, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दूसरी कोई एनर्जी का कन्वर्जन है। अब वो कौन सी एनर्जी है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेंस रूल में। और ऑब्वियसली लेंस रूल का जो बेसिक है वो अभी हमने जो नेगेटिव साइन देखा था, अभी जस्ट मैंने आपसे कहा था कि भाई इस इक्वेशन में हमें नेगेटिव साइन जो नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज कर रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बेसिकली इस पर भी लेंस लॉ बहुत अच्छी तरह से डिपेंड कर रहा है, या इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से लेंस लॉ एक्सप्लेन करेगा। सो लेंस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं वो प्रीवियस 3 एक्सपेरिमेंट जो फेराडे ने किए थे। 3 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए फेराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। उसमें सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक सॉफ्ट आयरन कोर पर दो कॉइल्स यहाँ पर वाउंड की हुई थी। पहला प्राइमरी कॉइल, दूसरा सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ में एक बैटरी का कनेक्शन किया हुआ था एसोसिएटेड विद द की, और सेकेंडरी कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा हुआ था। और कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे ही इस की को हमने ऑन किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने लग गई। करंट जब फ्लो होने लगी तो ऑब्वियसली इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी या मैग्नेटिक फ्लक्स था वो इस सेकेंडरी कॉइल से भी एसोसिएट होने लगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे करंट राइज हो रही थी यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर होने वाले फ्लक्स में चेंजेस भी हो रहे थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। और जैसे ही हमने इस की को स्विच ऑफ किया, ठीक है, या इसके पहले जस्ट कि जब करंट यहाँ पर फ्लो हो रही थी और करंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद स्टडी हो गई, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट हो गई तो उस केस में यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो लिंक हो रही थी लेकिन उसमें चेंजेस नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने ज़ीरो दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब थर्ड टाइम क्या हुआ, जब हमने की को ऑफ़ किया, की को जब ऑफ़ किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, की को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे अब करंट रिड्यूस होगी। करंट जब रिड्यूस होगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो प्राइमरी कॉइल की वजह से आ रही थी वो भी धीरे धीरे कम होगी। मतलब यहाँ पर फिर से फ्लक्स में चेंजेस अपीयर होंगे और जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट था एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का। अब देखिए लेंस लॉ में से एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का क्या काम है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। So on pressing the key K, the current in the coil P flows in the clockwise direction when seen from the left, and the magnetic field lines so produced will be directed from the left to right. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कॉइल थी हमारी प्राइमरी कॉइल, जैसे ही हमने की को प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो करंट का फ्लो था वो कैसा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने की वजह से इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ऑब्वियसली ये कहलाएगा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर फ्लो हो रही थी, लेफ़्ट टू राइट फ्लो हो रही थी। लेफ़्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही थी उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे थे। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे थे धीरे धीरे इनिशियली, जब जैसे जैसे यहाँ पर करंट राइज हो रही थी। ठीक है, अब ऑब्वियसली सी बात है जो
लेंज लॉ ये कहता है कि इसमें इंड्यूस जो ईएमएफ है ई, ठीक है, वो बेसिकली इस फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये कह रहा है। सो ये अपोज किस तरह से करेगा, तो ऑब्वियसली जैसे ही यहाँ पर फ्लक्स लिंक होगा, इस प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल में, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इस करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। ऑब्वियसली अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट का जो है जो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जो बार मैग्नेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये एक सोलेनाइड है और यहाँ पर जब करंट फ्लो हो रही थी तो यह एक बेसिकली बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया और करंट का फ्लो जब स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और एज पर द लेंज लॉ की ये जो मैग्नेटिक इन्वायरमेंट है ये बेसिकली फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा। और अपोजिंग कब होता है, अपोजिंग जब होता है जब सेम पोल्स होते हैं। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर एक ऐसा मैग्नेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, मैग्नेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसका यहाँ पर साउथ पोल होगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। और ये कब हो सकता है, ऑब्वियसली अगर इस कंडीशन का मैं अपोजिट देखूं तो ये है, और इस केस में यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपको नज़र आ रही है। तो दोनों ही कॉइल्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट यहाँ पर फ्लो होगी या करंट यहाँ पर इंड्यूस होगी। सो ये ही लेंज लॉ है, यही लेंज लॉ है कि अगर हम एक कॉइल में हमें करंट के फ्लो की डायरेक्शन पता है तो ऑब्वियसली हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर या सेकंड कॉइल में करंट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। और यहाँ से हमने पता लगा लिया कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया, यहाँ पर एक करंट सेटअप हो गई, करंट सेटअप होने की वजह से इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि ये एक सोलेनाइड है और ये सोलेनाइड बेसिकली एक मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करती है, तो हम पर हमने मैग्नेटिक बार कंसिडर कर लिया। ऑब्वियसली इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो किस तरह से होगी, लेफ़्ट टू राइट की तरफ, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। और जैसा कि लेंज लॉ कहता है कि इसमें इंड्यूस जो ईएमएफ होगा, जो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा जिसकी वजह से यहाँ पर करंट जो फ्लो होगी वो हमेशा इस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का अपोज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का अपोज कब होगा, जब यहाँ पर इस फ्लो होने वाली करंट की वजह से, इस फ्लो होने वाली करंट की वजह से या जो इंड्यूस करंट की वजह से क्रिएट होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका यहाँ पर साउथ पोल होगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। तो ऑब्वियसली ये उसी सिचुएशन में हो सकता है जब यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये पता लगा सकते हैं बिल्कुल कि सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का फ्लो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो ये लेंज रूल का या लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन है यूजिंग द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे, इसलिए भी इसे फेराडे लेंज लॉ कहा गया था, इसलिए भी इसे हम फेराडेज लेंज लॉ कहते हैं। अब यहाँ पर भी इस सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात अगर हम करें, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी हमें यहाँ पर इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा था, यहाँ पर सपोज़ जो प्राइमरी कॉइल थी और जो सेकेंडरी कॉइल थी वो एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर नहीं थी, अब ये दोनों अलग अलग थी। ऑब्वियसली हम यहाँ पर प्राइमरी कॉइल की पोजीशन को चेंज कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल और फ्लक्स में होने वाले चेंजेस को शो कर रहे थे। सो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में हमने जैसे ही करंट का इनिशियलाइजेशन किया, मतलब बैटरी लगाकर यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुई, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बन जाएगी। तो क्योंकि एक सोलेनाइड है इसलिए हम इसे एक मैग्नेटिक बार की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक बार, या हम इस सोलेनाइड में प्रोड्यूस होने वाले जो मैग्नेटिक लाइंस होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम एक मैग्नेटिक बार की तरह एज्यूम कर सकते हैं, जिसका ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से देखें तो करंट की डायरेक्शन किस तरह से, अगर लेफ़्ट हैंड की तरफ से हम देखें, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड की तरफ से लेफ़्ट साइड से अगर हम इसे देखें, वॉच करें, तो हम ये पाएंगे कि इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसकी वजह से जो यहाँ पर क्रिएट होने वाला जो पोल है, ठीक है, सपोज़ ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, सपोज़ इट्स ए नॉर्थ पोल और इट्स ए साउथ पोल। अब जैसे ही हम इस
प्राइमरी कॉइल को जैसे इसे सेकेंडरी कॉइल के करीब लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इससे लिंक होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इससे लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहाँ पर चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस शुरू हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंकेज यहाँ पर बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के ज़्यादा करीब लेके जाएंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंकेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होगी। जैसा हमने पढ़ा है अब तक कि यहाँ पर क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगी। आप इस एरो के डायरेक्शन से देख सकते हैं करंट के इंड्यूस को। अब यहाँ पर जो करंट इंड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी अपना एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो फिर अगेन लेंस लॉ कहता है कि यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगी या फिर जहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा। मतलब यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो या जो करंट इंड्यूस होगी वो इस प्राइमरी कॉइल को अपनी तरफ आने से रोकेगी, क्योंकि प्राइमरी कॉइल इसके करीब जा रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकने के लिए क्या करना होगा, प्राइमरी कॉइल को करीब आने से रोकना होगा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगी या ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इनका मैग्नेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा या फिर इनका मैग्नेटिक इन्वायरमेंट जो यहाँ पर एसोसिएट होगा, उसका ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर उसका साउथ पोल होगा। इसी वजह से क्या होगा, ये इस प्राइमरी कॉइल को अपनी तरफ आने से रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये प्राइमरी कॉइल इस सेकेंडरी कॉइल के पास आने में अपोजिशन महसूस करेगी। ठीक है, सो यही लेंस लॉ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस केस में अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, अगर यहाँ पर करंट कैसी फ्लो हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट कैसी फ्लो हो रही होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी तभी जाकर यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक अपोजिशन क्रिएट होगा और यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो यहाँ पर होने वाले जो फ्लक्स के चेंजेस का अपोज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, फ्लक्स में होने वाले चेंजेस। So when the current carrying coil P wound on the iron rod with its left end behaving like the N pole, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड behaving like the N pole is moved towards the coil S, हम इसे coil S की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे coil S की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, The induced current produced in the coil S should oppose the motion of coil P, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, it will happen so if the induced current in the coil S produces magnetic field lines from the left to right, if the induced current flows through the coil S in the clockwise direction when C from the left। ठीक है, लेफ्ट, जब हम लेफ्ट से इसे देखेंगे तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि इसमें कैसी फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन की करंट फ्लो हो रही होगी, तभी जाकर यहाँ पर अपोजिट पोल्स भी या सिमिलर पोल्स जो होंगे वो एक साथ होंगे और एक दूसरे का अपोज करेंगे। So when the coil P is moved away from the coil S, the induced current will flow in the anti-clockwise direction when C from the left। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसी तरह से, अब यहाँ पर अगर सपोज अभी तो हम पास में लेके आ रहे थे प्राइमरी कॉइल को, अगर सपोज हम दूर लेकर जाते तो उस केस में क्या होता, दूर लेकर जाते तब भी क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स में होने वाले चेंजेस होते हैं। लेकिन ये फ्लक्स में होने वाले चेंजेस अब कैसे होते हैं, नेगेटिव, क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो धीरे धीरे कम होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कॉइल है वो क्या करती, इसका अपोज करती, या फिर यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो इसका अपोज करता। तो ऑब्वियसली इस केस में अब क्या होता है, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाती। इट मीन्स कि यहाँ पर भी जो करंट है इस केस में जब ये दूर जा रहे होंगे, जब इस कॉइल को दूर लेकर जा रहे होंगे प्राइमरी कॉइल को, तब उस केस में यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल, और ये जो साउथ पोल है इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स कि ये सेकेंडरी कॉइल इस प्राइमरी कॉइल को अपने से दूर नहीं जाने देगी, क्योंकि अब ये और चेंजेस नहीं चाहती। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब हम प्राइमरी कॉइल P को सेकेंडरी कॉइल के करीब ला रहे थे तब करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज हो रही थी, जब प्राइमरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल से दूर लेकर जा रहे थे तब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है वो पास प्राइमरी कॉइल के पास आने और दूर जाने पर क्या हो रही थी, एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसी तरह से थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो थर्ड एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा होगा, इस तरह से प्लेन वाला एक्सपेरिमेंट था, जिसमें क्या था कि अगर सपोज़ हमने किसी कॉइल को किसी
प्लेन में पुटअप कर रखा है इस तरह से। इस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है और हमने आपसे कहा था कि इस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में जो क्रॉस पॉइंट्स हैं आपको ये डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इस तरह से क्रॉस होती हुई आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस होती हुई अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर साउथ पोल होगा। सो इस तरह से यहाँ पर क्रॉस जो है ये इसी ही डिफाइन कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली एंटरिंग इन द प्लेन। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जब प्लेन में एंटर हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। और इस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में सपोज हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी को प्लेस कर रखा है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी को जब हमने प्लेस कर रखा है और सपोज हम इस मैग्नेटिक कॉइल, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को सपोज हम मोशन करवा रहे हैं इस प्लेन में, इस तरह से हॉरिजॉन्टली ही स्लाइड कर रहे हैं आगे पीछे, लेफ़्ट राइट, इस तरह से कि ये कॉइल जो है वो पूरी तरह से मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में ही है, मतलब ये जो कॉइल है इस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से बाहर नहीं आ रही है। तो इस केस में क्या होगा कि इस कॉइल के टोटल एरिया से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस कॉइल के टोटल एरिया से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कांस्टेंट ही बनी रहेगी। हम इस प्लेन में इस कॉइल को कहीं पर भी लेके जाएं, हमेशा इस के पर यूनिट एरिया से एसोसिएटेड जो लाइंस होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, जिसकी वजह से इससे एसोसिएट होने वाला जो फ्लक्स है वो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो इस केस में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हमेशा हमें ज़ीरो दिखाता रहेगा। अब सपोज़ अगर हम इस कॉइल को थोड़ा सा स्लाइड करते हुए इस तरफ ले आए, बाहर की तरफ ले आए, बाहर की तरफ अगर लाते हैं तो क्या होगा, बाहर की तरफ अगर लाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, अब जो एरिया वाइज जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। इट मीन्स कि इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो चेंज हो गया है। चेंज हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, एक करंट सेटअप हो जाएगा जो यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में हमें नज़र आएगा। और इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें ये शो करेगा कि इस कॉइल में करंट फ्लो होने लग गया है या फिर करंट इंड्यूस हो गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली थर्ड एक्सपेरिमेंट था। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट लेंस लॉ को किस तरह से प्रूव कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर जैसा कि लेंस लॉ ये कहता है कि इस कॉइल में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो हमेशा इसमें होने वाले फ्लक्स के चेंजेस का अपोज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से अंदर की तरफ है। और सपोज़ कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो किस तरह से ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड सो ऑन, इस तरह से करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमें कॉन्सेप्ट जो लेंस लॉ हमें शो करता है कि इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी तो ऑब्वियसली करंट जब फ्लो हो रही थी इट मीन्स कि यहाँ पर एक ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ होगा और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इस फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो हम मोशन करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉइल को आउटसाइड द मैग्नेटिक इन्वायरमेंट, तो वो इसका अपोज करेगा। अब इसका अपोज करेगा मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पर कॉइल जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो जो मैग्नेटिक जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसे इस डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, मतलब यहाँ पर कोई अपोजिट फोर्स क्रिएट करेगा जो इस कॉइल के मोशन का अपोज करेगा। इस कॉइल के इस तरह से मोशन जो हमें देख पा रहे हैं आप, इस तरह से लेफ़्ट टू राइट जो मोशन हो रहा है कॉइल का, जो हम बाहर की तरफ इसे लेके आ रहे हैं, इसका अपोज करेगा। मतलब यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो इस कॉइल को इस लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, इस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से बाहर जाने नहीं देगा। तो इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर आप यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल का यूज़ करें। तो फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल का यूज़ अगर आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अंदर की तरफ है, ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब आपका जो थंब होगा वो हमेशा आपको इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, सॉरी, ये करंट की डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो आप ये पाएंगे कि आपका थंब जो है वो इस तरह से राइट टू लेफ़्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो हमें ये बताएगा कि यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो चुका है इस आर्म BC पर जो इस कॉइल को बाहर जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पर भी ये लेंस लॉ प्रूफ होता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करेगा। सो ABCD is pulled towards the right, the magnetic flux linked with the coil goes on decreasing. It is because the reason that the area of the coil inside the magnetic field goes on decreasing. According to the Lenz law, induced current should flow in such a direction so that the motion of the coil is opposed. On arm BC, the force acts left towards the left. मैंने जैसे कहा कि आर्म BC पर जो फोर्स एक्ट होगा वो कैसा होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की डायरेक्शन में।
From the Fleming's left hand rule, it follows that force on the arm BC will act towards left if the induced current in the arm BC flows from the point C to B, है ना. करंट कैसी फ्लो हो रही है यहाँ पर, C to B. अब यहाँ पर जैसा कहा गया था कि लेंस लॉ जो है या लेंस रूल जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है या उसे डिफाइन करता है. तो किस तरह से होगा, तो देखिए, लेंस लॉ is in accordance with the principle of conservation of energy. In electromagnetic induction, the electrical energy is produced at the expense of mechanical energy. ये जो electrical energy produce यहाँ पर हो रही थी या फिर induce EMF induce हो रहा था या फिर current induce हो रही थी, ये basically conversion है mechanical energy का. और mechanical energy यहाँ पर कहाँ से आई. So consider the solenoid connected to an electric lamp. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक solenoid है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है. और इस इलेक्ट्रिक लैम्प को जब आपने कनेक्ट किया है सोलेनाइड के साथ में, और सपोज़ यहाँ पर एक मैग्नेटिक बार का यूज़ किया हमने, उस मैग्नेटिक बार को जैसे जैसे हम इस सोलेनाइड के करीब लेके आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हमने जैसा देखा था सेकंड एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर करंट सेटअप होगी. और इस करंट सेटअप होने की वजह से यहाँ पर जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी वो इस का अपोज करेगी, ठीक है, इसका अपोज करेगी, इस मैग्नेटिक बार का अपोज करेगी. सो यहाँ पर अगर आपको फ्लक्स को कंटिन्यू रखना है या फ्लक्स में होने वाले चेंजेस को कंटिन्यू रखना है तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोज में इस मैग्नेटिक बार को करीब में लेके आना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, एक वर्क करना पड़ेगा. ऑब्वियसली एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट करेगा इस मैग्नेटिक बार में. और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, वर्क होता है, हमें पता है बहुत अच्छे से. तो ये जो वर्क डन टू मूव द magnetic bar or the work done to maintain the changes in the flux associated with the secondary coil, ये जो वर्क डन ही जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होगी और वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो यहाँ पर ये एनर्जी कंजर्वेशन को भी डिफाइन करता है लेंस लॉ. सो हम कह सकते हैं सपोज दैट द मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग towards the solenoid is moved towards the solenoid, the induced current is produced in the solenoid in the clockwise direction. हम देख सकते हैं करंट यहाँ पर इंड्यूस हो गई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट द लैम्प ग्लोज एंड इट रेडिएट्स लाइट एनर्जी. हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसी करंट फ्लो होगी यहाँ पर लैम्प ग्लो होने लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ से लाइट एनर्जी क्रिएट होगी. सो according to the energy conservation principle, work equivalent to the electric energy must be done by the agent in pushing the magnet towards the solenoid. In fact, it is exactly so. The induced current produced in the solenoid in the clockwise direction produces the magnetic field from the left towards the right when the magnet is moved towards the solenoid. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो clockwise डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. When the magnet is moved towards the solenoid, it experiences the opposing force due to the magnetic field and hence mechanical work has to be done to in moving the magnet. ठीक है, तो मैंने ऐसा कहा था कि यहाँ पर इस केस में ये जो मैग्नेट है ये अपने आप में एक अपोजिशन महसूस करेगा, ठीक है, अपोजिशन महसूस करेगा जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब में ले जाने के लिए जो बेसिकली एक वर्क को डिफाइन करेगा. So the work done in moving the magnet against the force result in the form of the electrical energy. So यही है बेसिकली लेंज लॉ का प्रिंसिपल जो डिफाइन करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेंज लॉ. और इसके पहले हमने जो लेंज रूल देखा, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से इस लेक्चर को 2 से 3 बार एटलीस्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं. थैंक यू.